आंदोलन समाप्त। जोरदार तालियां भाई की भाषा शैली के लिए, भाई की ऊर्जा के लिए। विवेक ने बहुत ऊर्जा से, जहां आजकल का युवा केवल बीड़िया फूकने और सिगरेट फूकने में मस्त है, वह हमारा ऐसा युवा सीकर से यहां पर आया है और शिक्षा जगत में तो अपना नाम कर ही रहा है, फिल्म जगत में भी अपना नाम कर रहा है, लेकिन कविता में जो इतनी उच्च भाषा शैली लेकर वीर रस के साथ आया है, एक बार शिवगंज उसे आशीर्वाद की तालियां दे कि देश में ये बेटा अपने राजस्थान का नाम करे। बहुत बढ़िया। दो बच्चे यहां बैठे थे, भाग गए। उन्हें लगा ये भाई कूद ही नहीं पड़े ऊपर, इतनी ऊर्जा से पढ़ता है, इतनी ऊर्जा से पढ़ता है। कोरोना घबरा रहा होगा, मैंने जब सारे देश के फेफड़े संक्रमित कर दिए तो ये फेफड़ा कहां बचा था। क्या ऊर्जा भाई। ये थोड़ा शांत कराओ भाई इनको थोड़ा, या इन्हें यहां बुला लो, हम वहां चले जाते हैं। काम तो दोनों ही बोलने का कर रहे हैं। शिवगंज में आता हूं तो बड़े मित्र मिलते हैं। आज होटल में था तो काफी लोग मिलने आए, काफी नहीं आ पाए, इतनी व्यस्त, भोजन वोजन भी चल रहा था आपका कहीं पर। मेरे मित्र, देखिए श्रोताओं में कौन बैठा है, देश के मशहूर गजलकार, मैं शिवगंज का नहीं कह रहा हूं, देश के मशहूर गजलकार जिनकी गजलें संचालक अधिकतर अपनी संचालनों में कोट किया करते हैं, सोम प्रसाद साहिलदा यहां पर बैठे हुए हैं। आपका अभिनंदन। आप नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। मंजीत मधुर इनका सुपुत्र, मेरा बहुत प्रिय, वो भी गजल लिखता है। आज वसीम बरेलवी साहब आए, आप अच्छी जमीन पर आए, आपकी शायरी को यहां सुनने वाले बहुत लोग। मेरे हेमंत भाई बैठे हैं, आधे शिवगंज को शुगर करी है इन्होंने। कोरोना भी जिसका दिल डोल तो नहीं कम कर पाया। क्या भूगोल है भाई का। कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं, थोड़ी सी चपटी है। मुझे लगता है इन्हीं के कारण से, इन्हीं के वजन से। नरेंद्र जी बैठे हैं, आपकी शिक्षा समिति के नरेंद्र जी जैन साहब, काफी सारे मित्र बैठे हुए हैं, सुभाष जी अग्रवाल जी, या 8-10 नाम मुझे याद हैं, वो मैंने ले लिए, बाकी आदि आदि। गोयल साहब, गंगाराम जी गोयल, जिन्होंने मुझे कई कवि सम्मेलनों में यहां बुलाया है। एक राजनीतिक पार्टी में तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं ही, सामाजिक तौर पे भी आपके साथ काफी काम करते हैं, वे भी मेरे काफी अजीज हैं। और किसी का नाम छूट गया हो तो पर्ची भिजवा देना, मैं ले लूंगा। धीरे धीरे महिलाओं की शक्ति बढ़ रही है, बढ़नी ही चाहिए। महिलाएं शक्ति हैं, महिलाएं हमारे देश की शक्ति हैं, नारी शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। पीछे आवाज आ रही है भाई? नहीं आ रही है तो मूंगफली खा रहे हो क्या इतनी देर से? भैया आवाज पहुंचाओ यार, पीछे पहुंच गई है। वाह, यहाँ 5 साल में राशन नहीं पहुंचा पाई सरकार, तुमने आवाज पहुंचा दी। पीछे लोग खड़े हैं भैया, बैठ जाओ, काफी जगह है। यदि बगंदर, मसा इत्यादि कोई समस्या न हो। नहीं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तशरीफ रखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो बीमारियां तशरीफ में ही होती हैं। ऐसी कोई समस्या ना हो तो बैठ जाएं, कब तक खड़े रहोगे भाई? मैंने मेरी तरफ से निवेदन कर दिया, फिर आप जनों ने आपके पांव जाने। आइए, मैं एक व्यंग्य के कवि को खड़ा करना चाहता हूं। हालांकि ये उनका क्रम नहीं, लेकिन टीम एक तो आज बहुत सेलेक्टेड है, छोटी है, और शिवगंज एक ऐसी भूमि है, किसी भी कवि को किसी भी क्रम पे खड़ा करो, यदि उसके पास अच्छी कविता है, अच्छा व्यंग्य है, तो शिवगंज की जनता उसे हाथों हाथ लेती है। देश का एक ऐसा नाम जिन्होंने कई फिल्मों में डायलॉग लिखे, काका हाथ रसी हास्य पुरस्कार, जो देश में हास्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले आशकरण अटल आपकी मारवाड़ की जमीन के मूलतः हमारे पास में बैठे हैं। तालियां बजाइए एक बार इस उपलब्धि के लिए।
इनके सानिध्य में हम सब बैठे हैं, ये हमारा गौरव। आप तो ना कह रहे हैं, पर हमको ये कहने का सिंदल जी ने कहा है कि आस्करण जी के बारे में ऐसा बोलना। और सिंदल जी नहीं भी कहते तो मैं इससे ज्यादा बोलने वाला था। लेकिन साहब, मुंबई में जाकर के आपके मारवाड़ का नाम रोशन किया है बॉलीवुड में। कई तरह की किताबें हास्य व्यंग्य की लिखी हैं। भैया बैठ जाओ, ये गैलरी में क्या चल रहा है आपके? कहीं भी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो नहीं आई आज जिसे ढूंढ रहे हो, आप आइए, बैठिए साहब, स्वागत। आप समय से आए, हम ही जल्दी शुरू हो गए। आप वापस गए थे? घर पास में ही है? अच्छा अच्छा, मतलब दो आनंद ले रहे हैं आप। इंटेलिजेंट आदमी। नगर पालिका का कवि सम्मेलन है, इतना बड़ा चौराहा है, इसी चौराहे के पास मकान है। तो जब भी ऐसे कोई ना कोई भजन संध्या, कवि सम्मेलन कार्यक्रम होते हैं, थोड़ी देर घर राउंड मार आते हैं, थोड़ी देर यहाँ आनंद ले लेते हैं। अच्छी बात है। घर पे देखना पड़ता है भाई, सारा शहर यहाँ है तो कोई चोर उचक्का तो नहीं, आप गलत ना समझें, सज्जन आदमी है बेचारे। तो व्यंग्य के बड़े कवि हैं ये आस्करण अटल। मैंने काफी कैसेटें उनकी सुनी हैं, जब वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट बजता था। और मैं आप बहुत सालों पहले बांसवाड़ा आए थे, बांसवाड़ा जिले में, और मैं उस समय शायद 12 या 14 साल का रहा हूँगा। और मैंने आपको वहाँ ज़मीन पर बैठ करके सुना था। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे संचालन में आज आपको मैं यहाँ पर आमंत्रण दे रहा हूँ। अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इनका नंबर नहीं है, देखिए। लेकिन इनको मैं बुला रहा हूं केवल आपके आनंद के लिए। आगे से पीछे तक तालियां इनकी भूमिका में बजती रहें। आस्करण जी आए और इनके पास जो भी श्रेष्ठ है वो आपके दरबार में प्रस्तुत करें। आदरणीय आस्करण जी। आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। ऐसे में इतनी देर तक बैठकर आप हमारी कविताएं सुनेंगे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, उतना ही समय लूंगा जितना समय मैं आपको दूंगा। कवि सम्मेलन में हमें दो तरह के पारिश्रमिक मिलते हैं। एक पारिश्रमिक वो जो लिफाफे के रूप में मिलता है, उसमें कुछ रुपए होते हैं। दूसरा पारिश्रमिक आपकी तालियां और आपके ठहाकों के रूप में मिलता है। वाह। लिफाफे वाला जो पारिश्रमिक है वो तो एक दिन खर्च हो जाता है, लेकिन आपकी तालियां, आपके ठहाके जिंदगी भर हमारे साथ में चलते हैं। क्या बात। और वही हमसे नई नई कविताएं लिखवाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कवि की ताली बजाइए बार बार खुद ही कहते हैं हर पंक्ति की बात। यहाँ तो फिर भी वो लोग कम हैं, हर पंक्ति ताली बजे। कुछ कवि तो पहले ताली बजवा देते हैं पंक्ति सुनाते बाद, बस स्टैंड से ही बजवा देते। हाँ, मैं अभी इतना बेशर्म नहीं हुआ हूँ। आपको ताली बजाने के लिए कहूँ, जरा संकोची किस्म का आदमी हूँ। आप खुद ही देख लेना जहां आपको ठीक लगे। अपने परिचय में 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं नाम से 1/3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हूं। आस्करण अटल। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ था, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते थे, मैं भी कविताएं लिखता हूं। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, बिल्कुल बराबरी का मामला है। वे जब जब भी मुंबई आते थे तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते थे। मैं जब जब भी दिल्ली जाता था
उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं जाता। वाह भाई वाह, तालियां यार खोल के बजाएं एक बार। वाह दद्दू वाह। हम दोनों में बहुत सी समानताएं थी। वो एक लंबी उम्र जीने के बाद में इस दुनिया से गए, तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। बहुत सी समानता हम दोनों में। बस एक बात में समानता नहीं थी, वो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ। इज्जतदार। और ये पंक्ति मैंने अटल जी को एक मंच में हमने साथ में कविता पढ़ी थी, वहां पे मैंने बात कही थी और सबसे पहले उन्होंने ताली बजाई थी। क्या बात। बड़ा मजाकिया आदमी थे। तो मैं कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूं। एक और परिचय, बॉम्बे से आया हूं। बॉम्बे आपको पता है, मकान और घर और बंगले तो बाद की बात है, कमरा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं ऐसी जगह से आया हूं और हाथ से लिखता हूं। क्या बात। कमरा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमारे कवि मित्र हैं वहां पे बॉम्बे में बसने के लिए आए और एक दलाल से कहा कि भैया हमें एक अच्छा सा कमरा दिलवा दो। दलाल कोई 20 दिन बाद भटकने के बाद में आया और कहा कि चलिए आपके लिए कमरा देख लिया है। तो उसने कहा मैं तो प्रोग्राम में जा रहा हूं, आप मेरी पत्नी को लेके जाइए और वो कमरा फाइनल करेगी। इत्तेफाक से उनकी पत्नी समझदार थी, मुंबई की मजबूरी समझती थी। उन्होंने वो कमरा देखा और कहा कि देखिए भैया ये कमरा मुझे तो पसंद है, लेकिन ये कमरा मेरे कविपति को पसंद नहीं आएगा। तो वो दलाल कहता है कि मैडम ये कमरा ले लीजिए, ये कमरा ले लीजिए, ऐसे पति तो हजारों मिल जाएंगे, ये कमरा हाथ से निकल गया तो वापस नहीं मिलने वाला। मैं ऐसे शहर से आया हूं और हास्य लिखता हूं। हास्य के लिए मेरे गुरु ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है। जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो समझ लीजिए प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो ने कहा था कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। हाय हाय वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। कुछ शुद्ध हासरस की। और जिंदाबाद दादा, बड़ी बात। संयम जी को प्रणाम करता हूं, बहुत लोकप्रिय हैं। पहले इनके परिचय में हमारे दिनेश जी ने बहुत कुछ बताया था, तो वो तो मित्र तारीफ करेंगे ही करेंगे। आज जिस टैक्सी में आया उसको पता भी नहीं कि मैं कवि हूं, किस काम से आया हूं। अचानक उसने बताया कि साहब सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में एक नदी बहती है और बस वहां से बंटवारा शुरू होता है। जो ही शहर में प्रवेश किया तो एक जगह दिखाई कि बोले सामने जो बना है ना, हमारे विधायक बहुत काम करते हैं। क्या बात। और ये उन्होंने बनाई जगह। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लोकप्रिय, एक विधायक का लोकप्रिय होना बहुत बड़ी बात है। मैंने तो नेताओं पे इतना लिखा कि मैं आपको क्या बताऊं। सुनिएगा। तो कुछ शुद्ध हासरस की, मैं दो तरह की कविताएं लिखता हूं। एक कविताएं वे जो अच्छी कविताएं होती हैं, दूसरी वे कविताएं जो बहुत अच्छी कविताएं होती हैं। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा अपने बारे में, मेरे बारे में काका हाथरसी कहा करते थे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास न हो तो आप उनसे जाके पूछ सकते। कुछ शुद्ध हासरस की घर की बनी हुई कविताएं आपके सामने। स्वागत स्वागत दादा। और छोटी छोटी घर की बनी आयुर्वेद। छोटी छोटी कविताओं से अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूं। स्वागत सर। एक छोटी सी टिप्पणी मेरी। अभी सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। वाह वाह, रुपए के लिए बड़ी बात आदमी गिर सकता है। एक और छोटी सी कविता, नेताओं की हिम्मत पर। बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। हिम्मत। बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं माई बाप। वाह, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। वाह वाह, बड़ी बात कह दी दादा। मैं जरा संकोची आदमी हूं, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। और एक छोटा सा टुकड़ा, चुनाव। हमारा सौभाग्य कि राजस्थान में चुनाव अभी इतने नहीं हो गए हैं जिसमें आदमी के जान पे बना है। लेकिन मैंने देखा कुछ प्रदेश में जितने बॉर्डर पे लोग नहीं मारे जाते उतने चुनाव के दिनों में मारे जाते हैं। क्या बात, सही बात। बात गंभीर है, लेकिन चूंकि व्यंग का कवि हूं
तो जिस तेवर के साथ बात की है उसी तेवर से इसको सुनिएगा। मंच से भी निवेदन है। पति बनवाने गया हजामत, तो पति बनवाने गया हजामत, तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का पहले पता करना। वाह भाई वाह, वाह दादा वाह। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना, अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। वाह दादा वाह, जवाब नहीं आपका। छोटी छोटी कविताओं से इसलिए शुरुआत की क्योंकि छोटी कविताएं होती हैं प्रेमिका की तरह, और लंबी कविताएं होती हैं पत्नी की तरह। एक क्षणिक और दूसरी टिकाऊ। एक और छोटी सी कविता देखिए, उसकी बहुत बारीक बात कहता हूं क्योंकि चूंकि जिस जगह पे रहता हूं वहां पे अखबारों में भी लिखना पड़ता है। छोटी सी कविता देखिएगा, और बहुत ही उसमें बारीक बात है। स्वागत दादा। भिखारी ने मांगी भीख, तो मैंने दे दी सीख कि हट्टे कट्टे लगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो। उसने कहना मान लिया और भीख मांगना छोड़ दिया। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सहर्ष। सहर्ष। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सहर्ष। वो व्यंग से बोला सर ये है आपकी कल्चर। कटोरे ने मांगा तो 1 रुपया नहीं निकाला, और चाकू ने मांगा तो पूरा पर्स दे डाला। वाह कटोरे ने वाह, 1 रुपया नहीं निकाला। वाह वाह दादा। कुछ और छोटी छोटी कविता है। स्वागत स्वागत। एक और छोटी सी कविता, ये मैं शुरुआती दिनों में जब मंच पे 76-77 में आया था, उस जमाने में सुनाया करता था। चूंकि शुरुआती, और ये शिवगंज में भी पहली शुरुआत है, मैं यहाँ पे सबसे जूनियर कवि हूँ मैं। एक छोटे से गुरु और शिष्य। हमारे देश में गुरु और शिष्य का लंबी परंपरा रही है। गुरु जो भी कहता था शिष्य वही करता था। इस कविता में आज का गुरु आज के शिष्य को 3 काम करने को कहता है, तीनों काम कैसे निपटाता है। शुद्ध हास्यरसी कविता है, और ये कविता ओशो ने अपने एक लेक्चर में भी बोली है। क्या बात है, क्या बात। स्वागत। गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, बिल्ली इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ, जरा दिया तो बुझा दे बचुआ। बचुआ बोला आप आंखें बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। अंत में गुरु ने कहा हार कर कि उठ किवाड़ तो बंद कर। तो शिष्य ने कहा गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, 2 काम मैंने किए हैं, एक काम तो आप ही कीजिए। वाह। 2 काम मैंने किए। एक और कविता मुझे बहुत प्रिय है। अरे जवाब नहीं आपका। बहुत प्रिय और बहुत वायरल हुई, छोटी सी कविता है। स्वागत। तालियां बजाओ यार एक बार, ऊर्जा दो दादा। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतना ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा पिताजी मैं घर में कैसे आया। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तुम मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठा कर ले आया। और फिर उसने पूछा आप कैसे आए। तो उसने कहा मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, मैं उनको वहां पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आया। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करना नहीं आते। कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा। 4 पंक्ति देखिए कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। फिर दर्जी क्यों शादी करता है
आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया, मैं आया तो स्कूल गया, स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं, ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टाकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? शर्ट में बटन टाकने। वाह दादा वाह, एक कविता मुझे स्वागत। एक कविता मुझे बहुत पसंद है, और ये कविता बाला साहेब ठाकरे, सुशील कुमार शिंदे जी, कईयों ने मुझसे लिखवा के लिए। संयम जी, बहुत छोटी सी कविता है और अलग ढंग की कविता बन गई। मैं अखबार पढ़ रहा था, काफी टाइम पहले की बात है। अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। हाँ, बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। और हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां, और हर पार्टी के छोटे छोटे नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ ले तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। सुनिए, मैंने बड़े बड़े नेताओं को सुनाई है और उन्होंने ठहाके लगाए हैं। संयम जी, आप भी देखिएगा। स्वागत, खूब वायरल कीजिए। हाँ, ये बहुत। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। शरीफ का पांव, एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भागपा, तू मागपा, अबे तू भागपा, तू मागपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां। मैं जरा संकोची आदमी हूं, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमी सी करा साले, रामो वामो झामुमो। साले, रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद। जा फूट हवा खा, संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां। वाह पार्टियां की पार्टियां, गालियां। इंटरव्यू वाली सुनाना दादा। ओके। इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिनेश जी ने मेरा नाम यहाँ पे इस प्रोग्राम में सुझाया था, संयम जी को, और मुझे बुलाया। मैं आभारी हूँ। तो कुछ, हाँ, किसका कोई इंटरव्यू वाले एक कविता के लिए मुझे आदेश दे रहे हैं। वो भी बहुत, उससे पहले छोटी, मीडिया के लिए। मीडिया बहुत महान होता है, किसी को भी महान बना सकता है। जैसे दस्यु सुंदरी फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। और वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है। लेकिन मीडिया ने सुंदरी कहा और हमने मान लिया। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कैसी कैसी भागदौड़ करता है और कैसा कैसा इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। तो मीडिया कई भाग लिखे हैं, लेकिन पहला भाग और सुनाता हूँ, और सेकंड जो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं मैं वो आपको वो सुनाऊंगा। पहला भाग, मीडिया एक समाचार का सवाल है बाबा। जब इनके पास में समाचार, नेताजी बैठे हुए हैं तो वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मीडिया क्या करता है, क्या क्या लीलाएं होती है उनकी। जब इनके पास समाचार नहीं होते थे, एक एक समाचार को कैसे रगड़ते हैं। एक समाचार का सवाल है बाबा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। नरक? उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर, और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर गया। आपको कैसा लग रहा है?
जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। अब ये इंटरव्यू देने पे उतर आया। जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी अंतिम सांस ली थी? मैं जरा संकोची आदमी। वाह दादा। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। नेता जो करता है राष्ट्र हित में ही करता। जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था, जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। और अंतिम सवाल का मजा लीजिए। जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। बाकी वाह। मैंने अलग अलग विषय पे खूब लिखा है, क्योंकि पहली बार आया हूं इसलिए जितनी मन पड़ रहा है। आइए, आपका स्वागत है। आप थोड़ा लेट हो गए। मीडिया भाग 2 थोड़ा जुड़िएगा, क्योंकि शुद्ध हास्यरस की एक ऐसी बात कही मैंने। स्वागत, बहुत मशहूर व्यंग्य। बैठिए, आपका स्वागत है। तो साहब, मीडिया भाग 2, संयम जी इसका मजा लीजिएगा। अलग ही किस्म की कविता लिखी है। मीडिया भाग 2, शीर्षक है हाईवे के हमदम। हाईवे के हमदम क्या होता है आप समझ जाएंगे। काफी साल पहले की बात है। मैं और दिनेश जी हमने सुबह सुबह बाई रोड बाई कार हमने मुंबई में प्रवेश किया। तो दिनेश जी ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ कुछ लोग विशेष मुद्रा में लोटा डिब्बा लिए हुए बैठे हुए हैं। तो संयम जी ने मुझसे पूछा कि अटल जी ये कौन लोग हैं? अब मेरे मुंबई की इज्जत का सवाल था। तो मैंने कहा दिनेश जी आप पहली बार मुंबई आए हैं ना, तो आपके स्वागत में बैठे हुए हैं। आपके स्वागत में बैठे हुए हैं। दिनेश जी बोले लौट के मेरे शहर आना, इसे दुगना स्वागत नहीं करवाया तो मेरा नाम दिनेश नंदन है। वाह दादा। और साहब ये कविता मैंने जब से लिखी है, और हर शहर की स्थिति हमारे देश की, और पता नहीं कहा मोदी जी छुप के खड़े थे। काफी पहले लिखी थी मैंने, और साहब उन्होंने शौचालय बनवाने शुरू कर दिए। क्या बात। इस कविता के बाद की बात है, आपसे कह रहा हूं। और तो हाईवे के हमदम, और सरस्वती के मंच पे खड़ा हूं। विषय मैंने जैसा भी लिया है, लेकिन इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको संकोच हो कि ये क्या कह दिया मैंने। शुद्ध हास्यरस में विषय मैंने आपको बता दिया। हमारे देश की ऐसी परंपरा रही है। और शुद्ध हास्यरस में सुनिएगा, जहां बात अच्छी लगे तालियां उधार न रखें, बस ये निवेदन। स्वागत। शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया, यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय। और मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। मैं जरा संकोची आदमी, मुझे मालूम है इस पंक्ति में कैसी तालियां बजती है।
वाह दादा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। इसके बाद में रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। वहीं आप बैठे। वो कुछ भी कर सकता है हमारा पत्रकार। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? जी मैं यहां क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं। जी मैं यहां क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर बोला, हम अपना लाइव कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हाईवे के हमदम। लाइव कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हाईवे के हमदम, इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहाँ रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है, लेकिन ये तो कहो आज फैशन शो की जगह हमारा शो। मजे से फिल्माओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन। रिपोर्टर ने पूछा, पंक्तियां देखिए, रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने इंटरव्यू आगे बढ़ाया, ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। मैं जरा संकोची आदमी आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम है प्रोग्राम। और ये देख आप सोचिएगा, जी महाभारत काल से व्यंग्य देखिए कि पहले यहां एक गांव था। एक दिन शहरा पहुंचा टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया, नतीजा सामने देख लिया, शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। वाह वाह वाह। शहर ने हमारा, हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अंतिम सवाल किया रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं, जबकि गांव में आज भी लोक लाज निभाते हैं? तो हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं इसलिए करते हैं लाज, यहां जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। वाह वाह। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था, रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती, वहां पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहाँ कपड़े उतारने में नहीं आती। वाह वाह दादा वाह, तालियां भाई इस बात पे। वाह बड़ी बात कहे। अरे पढ़ो दादा, तालियां दें यार। हाँ ये पुरानी बैटरी है, जरा आपकी तालियों से चार्ज होगी। नहीं मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे, भले ही तालियां उतनी नहीं जितनी कि मैंने सुनी अपनी इन कविताओं पे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ, ये बहुत करोड़ों रुपए की मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ, और खास करके संयम जी के चेहरे पर। बस वही करोड़ों रुपए की। एक साहब पारिवारिक एक छोटा सा एक चरित्र देखिएगा, मैंने चरित्रों पे बहुत लिखा है। स्वागत। एक कविता देखिएगा कि आपने किससे कहानियों में पढ़ा होगा कि अलादीन का जादुई चिराग होता है, वो जब भी मिला है किसी पुरुष को ही मिला है। याद कीजिए, आज तक किसी महिला को नहीं मिला। याद आया किसी को मिला? नहीं मिला। छोटा सा एक व्यंग्य देखिएगा, हास्य देखिएगा कि जूठे बर्तनों के ढेर से घबरा कर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग हमेशा किसी पुरुष को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? जिन्न हमारा भी हाथ बटा दिया करता। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। वाह, सारे जिन्न समझ गए।
प्रकट हुए परवरदिगार, बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिंद मिल सकता है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिंद मिल चुका है। वाह। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का दुरुपयोग भी संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। वाह। महिलाओं को चिराग मिलना। एक और जो कविता मेरी बहुत वायरल हुई है दिनेश जी, स्वागत शुद्ध और बहुत बारीक बात करने की कोशिश की है। ये कभी कभी ऐसी कविताएं बन जाती है, छोटी सी कविता है। पुरुष तीन तरह के होते हैं, बहुत वायरल हुई है मेरी। पुरुष तीन तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। मैंने इस पे लिखा है, और ये इस विषय पे आज तक किसी ने एक पंक्ति भी नहीं लिखी होगी, मैंने लिखी है। मैं आपको सुना रहा हूं। क्या बात। शादीशुदा कुंवारे, दुर्लभ विषय। कभी कभी मेरे, बस बारीक बात है, उसको पकड़ लेना आप। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। कितनी भी शादियां, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं, उस दिन बाल वाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है। बहुत मिलनसार होता है, बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। काम वाली बाई बहुत आशावादी, पंक्तियां देके बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन के लिए घर नहीं आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है। बहुत आशावादी होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत बदनामी से बहुत डरता है। पंक्तियां देखिएगा, वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। साइलेंट, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है, किसी को पता नहीं चलने देता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है। वह शादीशुदा कुंवारा थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। वाह। जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। और चूंकि लंबी टीम है और मैं समझ गया हूं, हिंट मिल गया है कि मुझे आखिरी कविता सुना देनी चाहिए। स्वागत दादा। आखिरी कविता मैं सुना रहा हूं। ये कविता संयम जी छत्तीसगढ़ में 11वीं क्लास में कोर्स में पढ़ाई जाती है। क्या बात। हालांकि मैं खुद 10वीं पास हूं। एक हास्य व्यंग की एक अच्छी कविता बन गई, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अंतिम कविता है और बस यही है कि आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताइए कि आपको बात अच्छी लगी। स्वागत। कविता का शीर्षक है क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सुनेगा। शुद्ध बहुत हास्य व्यंग की मिली जुली रचना है। जॉनी ने बहुत सुनी इस कविता, हमारे साथ में कई बार पढ़ चुके हैं। स्वागत। वसीम साहब ने पढ़ी सुनी है, सुनेगा। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। घर में पाते ही एकांत, घर में पाते ही एकांत में रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानो तो घर में पिटाई और न मानो तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था। वो बोला था क्या, आज भी है। विश्वास न हो तो इस फिल्म में हीरो को देख लो,
बंदर से 2 कदम आगे है, कपड़े उतार दो तो बंदर से भी आगे इस फिल्म में हीरो को देख। हाँ, इस फिल्म में हीरो को देख लो, हीरो से 2 कदम आगे है। अगला सुनिएगा, अगला देखिए साहब, बाजारवाद पे। ये मैंने 46 साल पहले कविता लिखी थी। इस जो रूपक बना वो देखिएगा कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। अब मेरे साथ भी पिछले साल में ये होने वाला था। जब आम की पहली पेटी देखी तो मैंने कहा भैया आम की पेटी कितने में दी? तो उसने बोला 3800 रुपए की। तो मैंने कहा जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज आसान किस्तों में देते हैं वैसे दोगे आम? और साहब जो बाजारवाद पे पंक्ति देखेगा कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारा यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। न बाजार जाता न भाव पूछता। और साहब एक व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कैमरामैन जी 1 मिनट जरा, एक व्यंग देखेगा सर, एक व्यंग देखेगा। स्वागत स्वागत स्वागत। मैंने एक मदारी से पूछा, पंक्ति देखिए, मैंने एक मदारी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। हाय हाय वाह। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। वाह दादा वाह। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और इस कविता का अंतिम बंद, मेरा सबसे प्रिय बंद, अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से। मैंने बहुत पढ़ा उनको, और जिसने भी पढ़ा होगा जानता होगा उस संत के तर्क का कोई जवाब न था। और उनकी तरफ से जो पंक्तियां बनी है देखिएगा। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले प्रश्न सामयिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा। वाह वाह। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है। मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना। और अंतिम पंक्तियां, हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूँ आदमी भी आदमी है कि नहीं। वाह वाह दादा वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।